देखो निधि, समझने की कोशिश करो। तुम्हारी जिंदगी का अब यही आयाम है। तुम्हें विक्रम को भूलना ही होगा। निधि, समझने की कोशिश करो। अब यही तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। वैसे भी निधि, औरतों का अपना कोई भाग्य नहीं होता। उनका भाग्य वही होता है जहाँ उनके घर वाले उनका भाग्य बनाते हैं। तुमने अपने आप से अपना भाग्य बनाने की कोशिश तो की थी निधि। क्या परिणाम निकला उसका? देखा ना कि क्या से क्या हो गया था ना। कितनी बुरी हालत में थी तुम। तुम्हारे भैया ने तुम्हें अपने घर में वापस लाकर तुम्हें माफ करके इतना बड़ा काम वैसे ही किया है। अब प्लीज मेरी तुमसे हाथ जोड़कर विनती है, ऐसा कोई दूसरा काम मत करना जिससे हमारे खानदान की नाक कटे। अब से यही घर तुम्हारा है, यही तुम्हारा ससुराल है और शिवम तुम्हारे पति हैं। समझने की कोशिश करो निधि, भूल जाओ विक्रम को। विक्रम को भूल जाऊं? पर कैसे भाभी, कैसे भूल जाऊं उसे? मैंने और विक्रम ने शादी की थी, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। विक्रम मुझसे बोल कर गया था कि मैं उसका इंतजार करूं। मुझे नहीं पता कि विक्रम अचानक से ऐसे कहाँ जा सकता है। उसने मुझे एक कॉल तक नहीं की, पर आज भी मैं उसे भूल नहीं पाई हूँ भाभी। मैं क्या करूँ? भैया की जिद में आकर मैंने ही शादी तो कर ली, पर मैं कैसे भूल जाऊँ? विक्रम मेरा पहला पति है, मैं उससे बहुत प्यार करती थी भाभी। मैं उसे अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी। आप लोगों की जिद में आकर मैंने ये शादी तो कर ली, पर समझ नहीं आ रहा ये रिश्ता मैं कैसे निभाऊंगी। अरे आरती बहू, आपने तो मेरी बहू को रुला ही दिया। बेचारी नई नवेली मेरी बहू, उसकी आंखों में आंसू मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, पर किया ही क्या जाए, दुनिया की रीत ही ऐसी है बेचारी। बहू, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं ना तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगी। इस घर में ना तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। वो क्या है ना आरती, तुम्हारे पति निकलने वाले थे तो बस तुम्हें देखने चली आई। कोई बात नहीं है, तुम दोनों आपस में बातें कर लो, मैं जरा बाहर बैठती हूँ। मैं उसे बता दूंगी कि अभी आरती बहू बातें कर रही है अपनी ननद से। थोड़ा और समय दे दे भाई, ननद भाभी को बहुत सी बातें होती हैं। कर लो कर लो। जी जी मम्मी, बस उनसे बोल दीजिए कि मैं बस आ ही रही हूँ, जरा 5 मिनट का समय दे दें। हाँ हाँ ठीक है। देखो निधि, दीवालों के भी कान होते हैं। आइंदा से कभी भी विक्रम का नाम तक मत लेना यहाँ। ये तुम्हारा ससुराल है। जिंदगी में जो जैसा हो जाए ना, उसे वैसा ही एक्सेप्ट करना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी का सच सिर्फ और सिर्फ शिवम है। मैं यहाँ तक बस इसीलिए आई हूँ। मैं तुम्हें समझाने आई हूँ निधि, अपनी जिंदगी में वापस से कोई गलती मत करना, ठीक है? तुम कहती हो ना विक्रम सही सलामत है। अगर विक्रम सही सलामत है, ठीक ठाक है, तो उसे तुम्हें यूं छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। वहां दिल्ली में अकेली तुम रह रही थी, किराए तक देने के पैसे नहीं थे तुम्हारे पास, खाने पीने तक के पैसे नहीं थे। ऐसे हालत में तुम्हें छोड़कर ना तो उसने कभी तुम्हें एक फोन ही किया, ना तो उसने तुमसे कभी कोई बात ही की। तो वो कैसे अच्छा इंसान हो सकता है, कैसे तुम्हारे लायक हो सकता है निधि? निधि, जो हो गया सो हो गया। अब का सच यही है कि तुम शिवम की पत्नी हो और इस घर की बहू हो। अपनी मर्यादा, अपनी सभ्यता, अपनी लाज शर्म सब बनाए रखना। अब वैसे भी तुम्हारी इज्जत के साथ 2 परिवारों की इज्जत जुड़ती है, एक हमारे परिवार की और एक तुम्हारे इस ससुराल की। इन दोनों पर कभी आंच मत आने देना निधि, मेरी तुमसे यही उम्मीद है। हाँ हाँ यार, मुझे पता ही है। अब तो तुझे घर जाने की जल्दी होगी ही। भाभी जी जो आ गई हैं, तेरा दिल कहाँ लगता है अब बाहर दोस्तों के साथ? कोई बात नहीं भाई, जा जा, घर आ गया तेरा। बाय बाय। अरे नहीं यार, ऐसा भी कुछ नहीं है। वो तो बस घर है, परिवार है तो। हाँ हाँ, रहने दे बताने को, मैं सब समझता हूँ। मुझे अंदर तक नहीं लेकर जाना चाहता, मुझे घर में नहीं बिठाता। जब तक भाभी जी नहीं आई थी, हम इसी तरह इसी घर में रहा करते थे, एक भाई की तरह। और खाना पीना खा लिया करता था, किचन में चला आया करता था, जहाँ मन करता था वहां उठता बैठता था। पर अब जब से भाभी जी आ गई हैं, ये गेट पर से बाय बाय हो जाता है मेरा। मैं सब समझ रहा हूँ। चल दोस्त, कोई नहीं, दोस्त खुश रहे बस, और क्या चाहिए अपने को। लोगों को तो ऐसा ही लगता है कि मेरा और निधि का रिश्ता बहुत ही अच्छा होगा। हमारी नई नई शादी हुई है, शादी को अभी सिर्फ 5-6 दिन ही हुए हैं, पर मैं लोगों से क्या कहूँ। निधि मुझसे कभी किसी तरह की कोई बात ही नहीं करती, ना तो मेरे पास ही बैठती है। जब भी मैं उसके पास जाने की कोशिश करता हूँ, या तो उसके सर में दर्द होने लगता है, या उसकी तबीयत खराब हो जाती है, या उसे चक्कर आने लगते हैं। समझ नहीं आता कि आखिर बात क्या है, क्या करूँ क्या मैं।
मुझे मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अब मैं सोचता हूँ माँ से कहूँगा तो कहीं कोई बड़ी बात ना हो जाए। मैं करूँ तो करूँ क्या, कुछ समझ नहीं आता। शायद मुझे निधि को थोड़ा समय देना चाहिए। शायद नई नई शादी है, वो अभी एडजस्ट नहीं कर पा रही है मेरे साथ। मुझे उसे थोड़ा समय देना चाहिए। ये कैसा एटीट्यूड है माँ? शादी करके मैं भी अपने ससुराल में गई थी, पर लोगों को इतना एटीट्यूड नहीं दिखाती थी। मैं जब भाभी से बोलने जाती हूँ तो भाभी मुझसे बात क्यों नहीं करती? मेरे इकलौते भाई की पत्नी है वो, और इस तरह का व्यवहार करती है मेरे साथ, और आप उन्हें कुछ कहती क्यों नहीं हो? हाँ, ये किस तरह का व्यवहार है अपनी ननद के साथ? शादी को अभी उनके एक हफ्ता नहीं बीता है और इस तरह से पेश आ रही है वो मेरे साथ। क्या क्या हो गया? क्या हो गया माँ? क्या हो गया रितु? भैया, शादी करके ना मैं भी अपने ससुराल में गई थी, पर जितने लोग मुझसे बोलने आते थे ना सबसे अच्छे से बात करती थी। पर भाभी की तो अलग ही एटीट्यूड है। किस बात का घमंड है उन्हें? हाँ, क्या कोई दुनिया में खूबसूरत नहीं होता? क्या वो एक अकेली सुंदर है? और मैं भी तो अपने ससुराल में गई थी, मैं तो सबसे बातचीत करती थी। फिर भाभी क्यों किसी से कुछ नहीं बोलती? हाँ, आखिर उन्हें परेशानी क्या है? क्या ये ससुराल हम लोग उन्हें पसंद नहीं थे? फिर इस घर में क्यों आ गई वो? भैया, जब माँ के रहते हुए भाभी मेरे साथ इस तरह का बर्ताव कर रही है तो मैं क्या समझूं कि आगे मेरा मायका कितना बना हुआ रहेगा? अभी उनकी शादी को एक हफ्ता भी नहीं हुआ। मैं गई थी उनसे बातचीत करने, उनके लिए कुछ सामान लेकर आई थी, साड़ी वगैरह, साड़ी और पायल देने गई थी उन्हें मुंह दिखाई पर उन्होंने तो मुझसे एक बात भी नहीं की। मैंने पूछा कि भाभी ये सब कुछ अच्छा है, सुंदर लग रहा है आपको? तो उन्होंने मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया। मैं बहुत देर तक खड़ी रही। ये तो अच्छा हुआ कि मैं अपने पति को साथ लेकर नहीं आई थी, वरना आज तो ससुराल वालों के सामने मेरी बेइज्जती ही करा देती भाभी। देख शिवम, मुझे अच्छे से समझा दे। मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकती हूँ पर अपनी बेटी की नहीं। अगर मेरे रहते वो मेरी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव कर रही है तो मैं क्या समझूं कि मेरे मरने के बाद वो मेरी बेटी को तीज त्योहार में बुलाएगी, वो भी आम भाभीियों की तरह ही निकलेगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी इकलौते बेटी की दुल्हन इस तरह की आएगी। देख शिवम, तो उससे बात करके उसे समझा दे, और अगर नहीं समझा सकता ना तो मुझे बता दे, मैं ही उससे निपट लेती हूँ। आप लोग भी ना, अरे वो शादी करके नई नई इस घर में आई है, किसी के बारे में कुछ जानती तो है नहीं। धीरे धीरे सब सीख जाएगी माँ। और उसने कोई ट्रेनिंग तो ली हुई नहीं है कि शादी के बाद लड़की को कैसे रहना है, क्या करना है। अब जहाँ तक बात है मेरी रितु की, तो मेरी रितु तो पहले से ही समझदार है। पर रितु, दुनिया में सब लड़कियां ना तेरी जैसी समझदार नहीं होती ना बहन। माफ कर दे अपनी भाभी को, उसकी ओर से ना मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। वैसे भी उसमें और मुझ में अब कोई फर्क थोड़े ना है। मेरी पत्नी है वो, तो उसकी की हुई गलती की माफी मैं भी तो मांग सकता हूँ ना। मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। वो तुझसे जरूर बात करेगी, पर उसे थोड़ा समय तो दो इस परिवार में घुलने मिलने का। तुम लोग भी ना छोटी सी बात का पतंगड़ बना लेते हैं आप लोग। अच्छा, वो खाना वाना खाया क्या उसने? मुझसे क्या पूछ रहे हैं? मैं क्या उसके कोई पिए हूँ? जाकर उसी से पूछ लेना। हमारे परिवार में घुली मिली हो ना सही, आपसे तो घुली मिली हुई होगी ना। अरे रितु, तू भी ना छोटी छोटी सी बातों पर गुस्सा हो जाती है। अपना भी और माँ को भी फालतू में नाराज कर दिया। माँ, आप भी ना जाने दो, इसकी तो आदत है ऐसे छोटी छोटी बातों पर नाराज होने की। आप ना प्लीज जरा खाना लगा दो, हम दोनों साथ में ही खाएंगे। मुझे अच्छे से पता है उसने अकेले खाना नहीं खाया होगा। माँ, बुरा मत मानना, पर अपने घर की लीला ना मुझे कुछ सही नजर नहीं आ रही है। भैया भाभी के गुलाम हुए जा रहे हैं और भाभी को हमारा घर परिवार ही पसंद नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता आखिर वो चाहती क्या है। पर मैं तो यहाँ सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान हूँ। दुख तो मुझे आपके लिए हो रहा है। कैसे चलेगी आपकी ऐसी बहू के साथ? फिर से वही मंजर है मेरे कमरे का। पूरा कमरा शांत और रोती हुई है। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या इसे अपने मायके की याद आ रही है या कोई और बात है। करूं क्या, कैसे पता लगाऊं? खैर, मुझे अभी ऐसा कुछ गलत नहीं सोचना चाहिए। हो सकता है इस नए माहौल में आकर एडजस्ट ना कर पा रही हो। मुझे उसे थोड़ा समय देना चाहिए, उसका दोस्त बनना चाहिए, जिससे वो अपने मन की बात खुलकर मुझसे कह सके। निधि, निधि, देखो ना, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। मुझे अच्छे से पता था तुमने खाना नहीं खाया होगा। आओ ना, हम दोनों साथ में बैठकर खाना खा लेते हैं। मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे? यहाँ आओगी, बैठोगी, खाने को देखोगी, तब तो तुम्हें कुछ समझ में आएगा कि आखिर खाना बना क्या है, पसंद है या नहीं है, भूख है या नहीं है। मेरी माँ कहती हैं कभी भी थाली को देखकर ना इनकार नहीं करना चाहिए, सामने खाना आ जाए तो। क्योंकि जानती हो, बहुत से लोग यही 2 रोटी कमाने के लिए ना पूरे दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर उन्हें ये खाना नसीब होता है। इसलिए खाने को कभी इनकार नहीं करना चाहिए। चलो चलो आ जाओ, यही समझ लो कि एक और अपने भाई का हिस्सा खा लो, एक और अपनी भाभी का हिस्सा खा लो। बाकी मैं खा लूंगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। आखिर मेरी पत्नी हो तुम, अगर भूखी रहोगी तो मुझे भी खाने में अच्छा नहीं लगेगा ना। प्लीज ना निधि, आओ ना।
अच्छा निधि, तुम्हारे सर का दर्द कैसा है? ठीक है? ना ठीक हो तो बताओ, मैं बाम लगा देता हूँ, तुम्हारा सर दबा देता हूँ। आओ ना, बैठो यहाँ मेरे पास, हम दोनों साथ में खाना खाते हैं। नहीं, भूख नहीं है मुझे, तुम खा लो। सुबह से रितु इससे नाराज है और माँ भी। उन दोनों ने इसे खाना दिया नहीं होगा और इस टाइम ये मेरे साथ खाना खाने की वजह से खाना नहीं खाएगी और कोई और इस कमरे में खाना लेकर आएगा नहीं। तो एक काम करता हूँ, मैं ये थाली यहीं छोड़ देता हूँ। मेरे साथ शायद ना खाए, पर मैं ना ही रहूँगा यहाँ पर तब तो खा ही लेगी। इसका खाना खाना ज़रूरी है, मेरे साथ खाए या अलग फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ ये मेरे साथ ना बैठने की वजह से ऐसा कह रही है, कोई बात नहीं। पूरा 1 घंटा हो गया है, ये आदमी चला कहाँ गया खाना रखकर? ये खाना इस तरह से खुला पड़ा हुआ है, ये भी तो अच्छी बात नहीं है। चला कहाँ गया ये? अरे ये क्या, इसमें तो मटर पनीर की सब्जी लग रही है और मेरी फेवरेट तूर वाली दाल। ये कितना अच्छा लग रहा है, ये सब मुझे कितना पसंद है। भूख भी जोरों की लगी हुई है, कभी मैं खाली पेट इतना देर रही नहीं। इतना मजबूरी में मुझे दिल्ली में कितना समय तक खाली पेट रहना पड़ा था, भूखा रहना पड़ा था। मैं अच्छे से जानती हूँ खाने की क्या कीमत होती है, और यहाँ ये खाना ऐसे ही खुला पड़ा हुआ है। मैं खा ही लेती हूँ। वैसे भी वो पता नहीं गया, खाना रख कर चला गया, हो सकता है भूल ही गया हो। लो मैं खा लेती हूँ। मुझे लगा ही था इतनी रात में किचन में कौन कटर पटर कर रहा है। अब पता चल गया, अब तो चोर अपने घर में ही आ गए हैं ना। भैया तुम तो खाना लेकर गए थे ना, फिर ऐसा कैसे हो गया कि आपको फिर से भूख लग गई? हाँ, 2 रोटी से ज्यादा तो तुम खाने वाले नहीं थे भैया, फिर इतनी जल्दी कैसे भूख लग गई? या 4 की 4 रोटी तुम्हारी बीवी खा गई? हाँ, और तुम्हें भूखा ही छोड़ दिया उसने। अपने बारे में ही सोचती है वो लड़की, तुम्हारे बारे में तो जरा सा भी नहीं सोचती भैया। हमें तो लगता है कि हमने गलत दुल्हन का चुनाव कर लिया है। रितु, मैं यहाँ सिर्फ पानी पीने आया था, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैंने और मेरी पत्नी ने साथ में ही खाना खाया है, तुम हमेशा उसके बारे में बुरा ही क्यों सोचती हो? देखो रितु, समझने की कोशिश करो, वो अभी इस फैमिली में नई आई है, अपना घर परिवार छोड़कर। उसे एडजस्ट होने में थोड़ा समय तो लगेगा ना। प्लीज रितु, मेरी तुमसे हाथ जोड़कर विनती है, माँ को भड़काओ नहीं, माँ को उससे जुड़ने दो और उसे माँ से जुड़ने दो। दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगी तभी तो एक दूसरे को समझ पाएंगी। रितु प्लीज समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हारी सास ने तुम्हें नहीं समझा होता तो तुम उस घर में एडजस्ट कैसे कर पाती? थोड़ा सा एडजस्ट मेरी पत्नी के साथ भी कर लो। निधि बुरी लड़की नहीं है, निधि बहुत अच्छी है। बस दरअसल बात यह है ना कि वो अभी इस परिवार में एडजस्ट नहीं कर पा रही है। मेरे प्यारे भैया, मुझे ना समझाने की कोशिश मत करो, मैं ना सारी सच्चाई से वाकिफ हूँ। तुम्हारी शादी ना किसी दूध पीती हुई बच्ची से नहीं कराई गई है। एडल्ट है वो लड़की, समझे आप? शादी की उम्र हो गई थी उसकी, इसलिए उसकी शादी हुई है। किसी छोटी बच्ची से नहीं कराई है आपकी शादी, जो आप मुझे सिखा रहे हो कि उसे समझने का समय दे दो। अरे उसे तो पता था ना कि इसकी शादी हो रही है, तो क्या शादी बिना मन के ही कर ली उसने, या फिर कोई और बात है? मुझे समझ में नहीं आता। या तो मुझे लगता है कि आपसे तो उसको लगाव है, पर आपके परिवार से नहीं है। भैया क्या ऐसा ही रिश्ता चलेगा आपका कि वो सिर्फ आपकी पत्नी बनकर रहेगी, इस घर की बहू नहीं, मेरी भाभी नहीं, माँ की बहू नहीं? तुझसे तो बात करना ही बेकार है। मुझे लगा था तू मेरी बातों को समझेगी, पर तेरी नजर में ना निधि हमेशा से गलत है और गलत ही रहेगी। लो चले गए नाराज होकर। इससे अच्छा तो मैं ना ही आती, कम से कम 2 का और खाना तो खा लेते। उस लड़की से ज्यादा परवाह आपके परिवार वाले आपकी करते हैं, पर आप क्या ही समझोगे? आप तो उस लड़की के पीछे पागल हो ना, जिसने आपको 1 रोटी तक खाने को नहीं दी। अपना सारा खाना ठूस गई महारानी, और मेरा भाई यहाँ भूखे पेट घूम रहा है। मुझे अच्छे से पता है आपको भूख बर्दाश्त नहीं होती भैया, आप इसीलिए तो आए थे किचन में खाना ढूंढने। मैं सब जानती हूँ। देख ले रितु इसको, मैं क्या इसको कोई गलत शिक्षा दे रही हूँ? अरे शादी को अभी महीना भर भी नहीं हुआ है ठीक से, और इसके रंग रूप देख, कौन से एंगल से ये नई नवेली दुल्हन लगती है तुझे। देख ऐसे एक सूती साड़ी पहन लेगी और ऐसे ही घूमती रहेगी। अरे इससे ज्यादा अच्छी तो घर की नौकरानियां दिखती हैं, ना तो कोई साज न सज्जा न सजावट। अरे महारानी, मैं कोई गलत बात नहीं कहती, सही बात कहती हूँ। कल को मेरा बेटा अगर कहीं इधर उधर हुआ ना तेरी वजह से, तो फिर तू जानना अपना। हाँ नहीं तो अरे औरत को कम से कम साज श्रृंगार करके तो रहना चाहिए। अब मैं तुझे क्या ये बात भी सिखाऊं? हाँ मैंने कहा ना, मुझे ऐसे ही रहना है, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। आप जो अपना वो साज सज्जा श्रृंगार सामान लेकर आई है ना, लेकर चली जाइए वापस। मुझे किसी का भी कुछ नहीं चाहिए, ले जाइए वापस। हाँ माँ, ले जाओ वापस, क्योंकि महारानी को यूज तो करना नहीं है, वरना शादी में भी तो इतना कुछ मिला हुआ है, मेकअप का सामान, इतनी सारी साड़ियाँ मिली हुई हैं, सैंडलें मिली हुई हैं, पर कुछ नहीं यूज करना इसे तो ऐसे ही भिखारिन की तरह घूमना है इधर उधर। मेरे भाई की भी ना किस्मत खराब थी, ना जाने कहाँ से ये बैठी थी मेरे भाई के लिए, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई इस औरत से शादी करके। मैं तो कहती हूँ माँ, इनके मायके फोन करो, इनकी भाभी को बताओ जरा इनकी करतूतें। ये
बर्दाश्त से बाहर हो गया है। फोन करती हूँ मैं जरा आरती बहू को, अभी देखती हूँ, मैं बताती हूँ उसे कि आखिर अपनी ननद को क्या सिखा कर भेजा है हमारे घर में। कहाँ गया? ये रहा आरती का नंबर। ला अभी कॉल मिलाती हूँ उसको, पूछती हूँ क्या सिखा कर भेजा है अपनी ननद को। हमारी नाक में दम करके रखा है इस लड़की ने। 1 मिनट माँ, फोन रखो आप। छोटी छोटी सी बातों पर आप आरती भाभी को क्यों फोन मिलाने लगती हो? फोन रखो माँ, फोन रखो आप। ले रख दिया फोन। पर ये छोटी मोटी बात नहीं है। तेरी पत्नी ना आप मेरे संभालने के बस की नहीं है, हर बात पे उल्टा जवाब देती है। मैंने सास सिंगार करने को कहा तो वो इस महारानी से वो भी नहीं हो रहा है। अरे मोहल्ले की औरतें इसे देखती होंगी, क्या कहती होंगी? हाँ नई नवेली दुल्हन है ये, किस एंगल से लगती है तुझे नई नवेली दुल्हन? हाँ ये, अरे मैं तो इसका भला ही चाहती हूँ। सोचा माँ नहीं है इसके, भाभी ने ही इसे सिखा पढ़ा कर बड़ा किया है, तो ना मैं भी इसकी माँ की तरह ही बर्ताव करूँ इसके साथ। पर ये है ना, ये तो मेरी बहू भी नहीं बनना चाहती। मुझे तो समझ में नहीं आता आखिर इसने ये शादी कर क्यों ली, अगर इसका मन नहीं था करने को। मुझे तो धोखा हुआ है, धोखा। ये लड़की 1 नंबर की अकड़ू और ईगो वाली और दुष्ट है। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। एक लौता बेटा मेरा, इससे शादी करा कर ना मेरी जिंदगी खराब हो गई। बेटा मैं अभी भी तुझसे कह रही हूँ, इसे समझाने बुझाने के बजाय ना मुझे आरती को फोन कर लेने दे, ले जाए वो अपनी इस नागिन ननद को अपने घर वापस। माँ ये सब क्या है? क्या कोई सामान खरीदा है आपने, खराब निकल आया, फोन करके वापस कर दोगी? माँ समझने की कोशिश करो, निधि अभी नई नई इस घर में है, उसे एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा तो समय दो। मैं जब भी ऑफिस से आता हूँ आप लोग कोई ना कोई बात लेकर निधि से लड़ती ही रहती हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो निधि कैसे इस परिवार में एडजस्ट कर पाएगी? अभी आप कह रही हैं कि आप उसे अपनी बेटी मानना चाहती थी, उसकी माँ की तरह पेश आना चाहती थी। अगर उसकी माँ होती तो क्या आज वो भी यही कहती कि भगवान के पास फोन लगा दूं और निधि को वापस वहां भेज दूं? हाँ माँ ये सब क्या है, समझने की कोशिश करो, ये तो गलत बात है ना। वाह भैया वाह, एक बात बताना, कब तक आप इनकी गलतियों पर ऐसे ही पर्दा डालते रहोगे? हाँ आज आप माँ को कह दे रहे हो, माँ को रोक दे रहे हो, कल को दुनिया वाले मोहल्ला वाले जो इनके बारे में बातें करेंगे, किस किस का मुंह बंद करोगे आप? हाँ चल बेटा, मुझे कुछ कहने सुनने की जरूरत ही नहीं है। मैं समझ लूंगी कि मेरा केवल बेटा ही है और मेरा केवल बेटा ही रह गया। मैंने अपने बेटे की शादी की ही नहीं, अपनी बहू को इस घर में लाई ही नहीं। बहू को लाती तो कम से कम मुझे कुछ सुख तो मिलता, पर समझ लूंगी कि मेरे तो सिर्फ बेटा ही था और बेटा ही रह गया हमेशा के लिए। चल बेटा चल यहाँ से ऋतु, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर। ये दोनों अपना मियाँ बीवी जाने, मैं बेकार में बोलती ही हूँ। अच्छा हुआ जो इसने और इसकी बीवी ने मुझे मेरी औकात दिखा दी। अभी इस घर में इसे आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, पर इसकी बीवी की औकात ना इसकी माँ से भी बड़ी है। चल ऋतु यहाँ से, मुझे अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना। माँ मेरी बात तो सुनो। माँ निधि दूर हटो मुझसे, किसने कहा तुम्हें मुझे छूने के लिए? हाँ आ गए अपनी इसकी औकात पर, बहुत अच्छा बनने का दिखावा करते हो। मैं जानती हूँ दुनिया का हर आदमी ना एक जैसा ही होता है, समझ में आ गया मेरे। खबरदार जो मेरे पास आने की कोशिश की तो। हाँ बहुत अच्छे बनते हो ना तुम, तो दूर क्यों नहीं रहते मुझसे? हाँ क्यों क्यों बात करना चाहते हो मुझसे? निधि कसम से निधि, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो तुम ना जाने ही मैं उसका क्या करता। निधि मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ और तुमसे विनती करता हूँ, आइंदा से कभी मेरी माँ का अपमान मत करना। माँ किसी की भी हो, चाहे तुम्हारी चाहे मेरी, माँ हमेशा सम्मानीय होती हैं। उन्होंने हमें जन्म दिया होता है। मैं नहीं चाहता निधि कि मेरी वजह से या तुम्हारी वजह से उनका दिल दुखे। निधि प्लीज समझने की कोशिश करो, जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारी भाभी सम्मानीय है, जिन्होंने तुम्हें पाला पोसा है, वैसे ही मेरे लिए मेरी माँ है। प्लीज निधि इतनी तो उम्मीद तुमसे कर सकता हूँ ना। भले ही तुम मेरे साथ खुश ना रहो, किसी से अच्छे से बात ना करो, मुझे कारण भी मत बताओ कि आखिर तुम परेशान किस वजह से हो, पर निधि इतना तो मुझे अधिकार दे दो, इतना तो मेरे साथ कर दो। हेलो हेलो, हाँ भाभी कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। क्या ये आपको किसने बताया भाभी? मेरी ननद की सहेली ने, जो आपकी भी सहेली है। भाभी मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये रिश्ता कैसे निभाऊंगी। आप और भैया के दबाव में आकर मैंने ये शादी तो कर ली, पर मैं ये रिश्ता निभा नहीं पाऊंगी। आप लोग आइए और मुझे यहाँ से ले जाइए, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। मुझे शिवम के साथ नहीं रहना। समझने की कोशिश करो भाभी, जो दिल में मेरी जगह विक्रम की है ना, वो मैं किसी को नहीं दे सकती। देखो निधि, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, इंसान को ना अच्छे इंसान और जीवन साथी के रूप में ना अच्छी किस्मत से मिलते हैं। तो प्लीज निधि ऐसा कुछ गलती मत करो जिससे तुमसे बोझ छिन जाए। आज अभी तुम्हारी सैलरी को महीने भर भी नहीं हुए हैं ठीक से। तुम्हारे घर में इतनी सारी कला हो रही है, सबने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, पर एक इंसान है जिसने तुम्हारा हाथ थामे लिया रखा,
मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारी सास और तुम्हारे पति आपस में एक दूसरे से कैसा व्यवहार है उनका। तुम्हारे पति शिवम जी वो अपनी माँ को बहुत मान सम्मान देते हैं, पर आज तुम्हारी वजह से वो अपनी माँ के खिलाफत में भी खड़े हो गए। उन्होंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, अपनी माँ तक को नाराज कर दिया। प्लीज अब तो समझने की कोशिश करो निधि कि तुम्हारे पति शिवम सिर्फ तुमसे और बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इतना प्यार ना तुम्हें कभी विक्रम भी ना कर पाता। समझने की कोशिश करो निधि, भगवान ने तुम्हें सब कुछ अच्छा ही दिया है। प्लीज इसे गंवाओ नहीं। इसे गंवाकर अगर तुम यहाँ वापस अपने मायके आ भी गई तो क्या हासिल होगा तुम्हें? फिर इंतजार करोगी विक्रम का? हाँ, अगर विक्रम अच्छा इंसान होता तो तुम्हें दिल्ली में अकेला छोड़कर क्यों चला जाता वो? शायद भाभी सही ही कह रही हैं। मैं भी अच्छे से जानती हूँ शिवम के लिए उसकी माँ का क्या स्थान है उसके मन में, पर मेरी वजह से वो अपनी माँ से, अपनी बहन से, हर किसी से लड़ जाता है। मुझसे आज तक उसने कभी किसी चीज की उम्मीद नहीं की, पर आज हाथ जोड़कर उसने मुझसे मांगा भी तो क्या कि मैं उसकी माँ का सम्मान करूँ। शिवम बहुत ही अच्छा इंसान है। भगवान ने मुझे सबसे अच्छा और खास इंसान दिया है। मुझे वाकई में उसे गंवाना नहीं चाहिए। मैं विक्रम को भूलूंगी तो नहीं, पर अब शिवम की जो जगह मेरे दिल में है मैं उसे भी नहीं मिटा सकती। मैं तो जिंदगी में उस दोराहे पर आकर खड़ी हो गई हूँ। समझ नहीं आ रहा कि किधर जाऊँ, पर मुझे अब भाभी की बात सही लग रही है। हो ना हो, ये शादी भी तो सच्ची है। शिवम के साथ मैंने 7 फेरे लिए हैं। उसने मेरी मांग में सिंदूर भरा है, मेरे गले में मंगलसूत्र डाला है। पूरे दुनिया समाज के सामने हमारी शादी हुई है। मुझे इस शादी को निभाना ही होगा। आज दिल बहुत उदास है। मैं जिंदगी में कुछ भी संभाल नहीं पा रहा हूँ, ना तो अपनी शादी का रिश्ता, ना अपना घर, ना परिवार। सोचा था अपनी माँ को कभी नाराज नहीं होने दूंगा। पिताजी के जाने के बाद मेरे पास इतना चाहता था कि मेरी माँ हमेशा खुश रहे और हमेशा हमेशा हंसती रहे, पर आज मैंने ही उन्हें दुख दे दिया। पर मैं करता भी क्या? अगर मैं नहीं बीच में बोलता तो वो आरती भाभी को फोन कर देती और आरती भाभी आकर निधि को उल्टा सीधा सुनाती। मैं नहीं चाहता कि निधि के साथ कुछ गलत हो। मैं चाहता हूँ कि वो इस परिवार में एडजस्ट करे, पर करूँ भी तो क्या? कुछ समझ में नहीं आता। निधि भी तो मुझे कुछ नहीं बताती। काश वो मुझे सारी सच्चाई बता पाती, जो उसके दिल में है वो कह पाती। क्या वो इस शादी के रिश्ते को निभा नहीं पा रही है, या वो ये शादी ही नहीं चाहती थी? मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं करूँ भी क्या। अंदर घर में जाऊंगा तो बेकार में ही लोग पूछे ताछे करेंगे और उल्टी सीधी बातें करेंगे। एक काम करता हूँ, यहीं किसी पेड़ के नीचे बैठे बैठे ही थोड़ा आराम कर लेता हूँ। शिवम, अरे निधि, तुम यहाँ बाहर इतनी रात के बाहर क्या कर रही हो? तुम कमरे में आराम से सो, कोई नहीं आएगा वहां पर। निधि, क्या हुआ? क्या तुम मेरी माँ और मेरी बहन के व्यवहार से दुखी हो? तुम कुछ कहने आई हो उनके बारे में? देखो निधि, मैं ना तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, माफी मांगता हूँ तुमसे अपनी माँ और अपनी बहन के किए हुए गलत व्यवहार के लिए। मैं जानता हूँ वो तुमसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, बस इसी एक्साइटमेंट में उनसे गलती हो जाती है। पर निधि, तुम विश्वास करो, आइंदा के बाद से माँ कभी तुम्हारे मायके फोन नहीं करेंगी। इस बात का भरोसा मैं तुम्हें दिलाता हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई शिवम। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारे प्यार को कभी समझ ही नहीं पाई। मुझे माफ कर दो। आइंदा से मैं कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगी। अपने घर परिवार में खुश रहूंगी। कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हारी माँ के साथ, तुम्हारी बहन के साथ अच्छे से रह सकूं। आज तक के लिए मैंने जितनी भी गलतियां की है ना, उनके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी माँ का बहुत दिल दुखाया है, पर मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो। इतने समय तक मैंने तुम्हारे साथ ना जाने कितना गलत व्यवहार किया है, पर तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा। आज मांगा भी तो क्या कि मैं बस तुम्हारी माँ का थोड़ा सा सम्मान कर दूं। तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो शिवम, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज, क्या तुम मुझे अपनी जिंदगी में थोड़ी सी जगह दोगे? निधि, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बेहद खुश हूँ कि तुमने मेरे प्यार को एक्सेप्ट किया, मुझे, मेरे घर को एक्सेप्ट किया, मेरी माँ और मेरी बहन को एक्सेप्ट किया। निधि, मैं भी पूरा ख्याल रखूंगा कि तुम्हें कभी किसी तरह की कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। मैं तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हर मुसीबत को ना अपने ऊपर ले लूंगा, पर तुम्हारी आंखों में ना कभी एक आंसू नहीं आने दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ निधि। मैं आज बहुत खुश हूँ। आज जिंदगी में मुझे ना तुम मिल गई तो सारी खुशियाँ मिल गई। जिस दिन शादी के लिए तुम्हें पहली बार देखा था ना, उसी दिन अपना दिल हार बैठा था तुम पर।
और मुझे लगा ही था, मुझे लगा कि लड़की अभी नए नए परिवार में एडजस्ट नहीं कर पा रही है। मैं बस उस दिन का इंतजार कर रहा था। मैंने सोचा अगर कोई कोई बड़ी बात भी होगी ना तो तुम मुझे जरूर बताओगी। मैं बस यही इसी इंतजार में था कि एक ना एक दिन तुम मुझसे जरूर अपने मन की बात शेयर करोगी। और मैं खुश हूँ कि आज तुम मेरे पास आ गई। तुमने मुझे इस लायक समझा। मैं बेहद खुश हूँ निधि। अब देखना, हम अपना घर परिवार ना बहुत ही अच्छे से चलाएंगे। हाँ, हम ना एक दूसरे के साथ बहुत खुशी से रहेंगे। कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा निधि, कोई भी नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूँ, हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। 8 महीने बाद। निधि, वो इतनी भीड़ भाड़ ना यहाँ किसी नेता की वजह से है। कोई यहाँ भाषण वाषण देने आ रहे हैं, कोई लोकल नेता है, उसी की वजह से है। पर हमें क्या ही लेना देना, हमें तो शॉपिंग करनी है भाई, अपने होने वाले बच्चे के लिए। मैं बेहद खुश हूँ। मुझे ना बहुत शौक था ऐसे छोटे छोटे बच्चों के कपड़े खरीदने का, और देखो ना आज भगवान ने हमें मौका भी दे दिया है। मैं तो अपने बच्चे के लिए खूब सारी शॉपिंग करूंगा। देखना तुम, मैं उसके लिए एक बढ़िया सा कमरा बनवाऊंगा। देखना तुम। तुम भी लालच करोगी, इतना सुंदर होगा उसका रूम। हाँ बीना, इतना कुछ तो खरीद चुके हैं और अभी भी इतना कुछ खरीदते जा रहे हैं। अभी तो हमें पता भी नहीं है कि बेटा होगा या बेटी, पर आप तो ऐसे शॉपिंग कर रहे हैं, ऐसे शॉपिंग कर रहे हैं कि क्या ही कहूँ मैं। अगर बेटा हुआ तो बेटी के लिए जो सामान खरीदा है वो बेकार हो जाएगा, और अगर बेटी हुई तो जो बेटे के लिए सामान खरीदा है ना वो बेकार हो जाएगा। पर आप हैं कि समझते ही नहीं है। अरे ऐसा क्यों कह रही हो? हमारे क्या एक ही बच्चा होगा? हमारे तो और भी बच्चे होंगे। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं ना बेटियों का बहुत ही शौकीन हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी 2 बेटियां हों, प्यारी प्यारी सी। अब देखो, जो भी भगवान देंगे मुझे तो उसी में खुशी रहेगी। हमारा परिवार हो जाएगा बस, मुझे और क्या ही चाहिए। तुम खुश, मैं खुश, और हमारी बच्चियां। आप बीना, अब चलिए जल्दी से अंदर चलते हैं, सामान ले लेते हैं और घर के लिए निकलते हैं। माँ जी ने मुझे मना किया है, मैं बहुत अधिक शाम तक ना बाहर नहीं रह सकती। माँ जी ने मुझे मना किया है। ठीक है, लेकिन वहाँ देखो मार्केट में बहुत भीड़ नजर आ रही है। यही जगह थोड़ी सेफ और खाली है। एक काम करो, तुम यहीं पर रुको, मैं जरा वहाँ से कुछ सामान लेकर आता हूँ, ठीक है? वहाँ उतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में तुम्हारा जाना ठीक नहीं रहेगा। मुझे लगता है आज शायद शॉपिंग के लिए मैंने समय ही गलत चुना। ये नेताजी को भी ना आज के ही दिन आना था क्या? ठीक है, तुम खड़ी रहो यहाँ पर, मैं बस अभी आता हूँ। अरे बाबा ठीक है, मैं यहीं आपका इंतजार कर लेती हूँ। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो खो जाऊंगी, यहीं पर खड़ी हूँ। आप जाइए और जल्दी से वापस आइए सामान लेकर। ना 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 ना। निधि, विक्रम, तुम? निधि, कहाँ थी तुम? हाँ, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हारे घर भी गया था, वहां भी पता लगवाया मैंने। पता चला कि तुम्हारी उन लोगों ने किसी से शादी करवा दी है। निधि, कहाँ थी तुम? आज मैं बहुत खुश हूँ तुम मुझे वापस मिल गई। विक्रम, वो निधि अब मर चुकी है जिसे तुम छोड़कर दिल्ली में चले गए थे। मेरे बारे में तुमने एक बार भी नहीं सोचा था। वो निधि अब नहीं रही इस दुनिया में। मेरा और तुम्हारा अब कोई वास्ता नहीं है। मैं अब किसी और की पत्नी हूँ, समझे तुम? निधि, वो हालात ही ऐसे हो गए थे कि मैं तुम्हें कुछ खबर ही नहीं कर पाया। निधि, उस दिन मैं घर ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे अपने गांव के कुछ लोग मिले। वो लोग कहने लगे कि पिताजी के ऊपर लाठियों से हमला हुआ है। वो वहाँ प्रधान थे ना, प्रधानी चुनाव लड़ रहे थे। तो उन लोगों ने कहा उनकी हालत बहुत खराब थी, और इसी आनन फानन में मुझे उन लोगों के साथ जाना पड़ा। फिर वहाँ मैं गया तो पिताजी की हालत वाकई में बहुत खराब थी, और कुछ महीनों तक मुझे वहाँ रुकना पड़ा। वहाँ जब जा रहा था तो रास्ते में ही कहीं मेरा फोन गिर गया। इस वजह से मैं तुमसे कोई कांटेक्ट भी नहीं कर पाया। मैं बस इतना जानता था कि मेरी निधि समझदार है, वो सरवाइव कर लेगी। पर वहाँ पर पिताजी की डेथ हो गई। फिर वहाँ पर ही मुझे रुकना पड़ा, और कुछ समय बाद ही वहाँ प्रधानी का चुनाव होने लगा। उसके बाद उन लोगों ने ही मिलकर मुझे नेता घोषित कर दिया, और मुझे प्रधानी का चुनाव लड़ना पड़ गया। मैं आना चाहता था वापस, पर मैं आ नहीं पाया। चुनाव का कामकाज छोड़कर अगर यहाँ आता तो अपने घर परिवार को कैसे संभालता? अपनी माँ को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को कैसे संभालता मैं? इस वजह से मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आ पाया। पर मैं इतना जानता था कि तुम मेरा इंतजार जरूर करोगी। तुमसे कोई संपर्क भी नहीं कर पाया। 6 महीने बाद जब प्रधानी का चुनाव जीता और सब कुछ वहां पर खत्म करके जब मैं दिल्ली वापस आया तो वहां पर तुम मुझे मिली ही नहीं। मकान मालिक ने बताया कि तुम उस घर से निकल गई थी। उसने बताया कि तुमने घर का किराया तक नहीं दिया था, और तुम्हारे बाप ने आकर किराया भरा था। उसके बाद मैं तुम्हें ढूंढता हुआ वापस यहाँ कानपुर आया, और यहाँ आकर मुझे पता चला कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी कहीं और शादी कर दी है। निधि, ये शादी कोई कानूनन शादी नहीं है।
कानूनन शादी तुम्हारी मेरे साथ हुई है, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हें कानूनन अपनी पत्नी मानता हूँ और कानून भी हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम दोनों साथ रहें। तोड़ दो इस रिश्ते को, इस झूठे मंगलसूत्र को, इस झूठी झूठी शादी को, छोड़ दो सब कुछ और चलो मेरे साथ। मैं तुम्हारा असली पति हूँ निधि, मेरे साथ तुम्हारी शादी हुई है, भूल गई क्या? हालातों का हवाला दे रहे हो? हाँ, हालातों का हवाला दे रहे हो। 6 महीने तक तुमने ना तो मुझे अपनी शक्ल दिखाई, ना तो किसी को भेजा ही ये बताने के लिए कि तुम ठीक हो या नहीं। 6 महीने तक तुम अपने घर परिवार में रहे, भूल गए मुझे तुम। हमारी शादी जरूर हुई थी विक्रम, पर तुम मुझे प्यार नहीं कर पाए। मैं तो तुम्हें दिल से चाहती थी, पर तुम मुझे नहीं चाह पाए। तुम्हारे लिए हमेशा तुम्हारी प्राथमिकता तुम्हारा परिवार ही रहा। अपने परिवार को छोड़कर मैं तुम्हारे साथ गई थी, पर तुमने मेरे बारे में जरा सा नहीं सोचा। ये भी नहीं सोचा कि 6 महीने मैं वहाँ दिल्ली जैसे बड़े शहर में कैसे सरवाइव करूँगी, कैसे रहूँगी, और वो भी तब जब मेरे पास इनकम का कोई साधन नहीं था। वो तो जब 6 महीने मेरे भूखों मरने की नौबत आ गई, तब मुझे हार कर अपनी भाभी को फ़ोन करना पड़ा, वरना आज शायद मैं यहाँ जिंदा भी न खड़ी होती। देखो विक्रम, अब जो हो गया सो हो गया। अब की सच्चाई यही है कि मैं किसी और की पत्नी हूँ और मैं उसी के साथ अपनी शादी और अपना रिश्ता दोनों मानती हूँ। तुम्हारे साथ जो भी था वो तुम्हारे दिल्ली से जाने के बाद ही खत्म हो गया, समझे तुम? अब मैं तुम्हारी कोई नहीं हूँ। निधि, ऐसे कैसे तुम मेरी कोई नहीं हो? हाँ, ऐसे कैसे तुम मेरी कोई नहीं हो? बकायदा शादी की है मैंने, कोर्ट मैरिज की है, मेरे पास सबूत है। तुम मेरी पत्नी हो और किसी की नहीं, समझी? पूरे हक और अधिकार के साथ तुम्हें तुम्हारे ससुराल से वापस आकर लिवा ले जाऊंगा अपने घर। कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। तुम मेरी पत्नी हो, कानून मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं तुम्हें अपने साथ रखूं, समझी तुम? और बढ़िया ही हो बोलने, तुम्हारी ये दूसरी शादी ना संवैधानिक रूप से गलत है, समझी तुम? ये तुम भी अच्छे से जानती हो। क्या अपने पति को बताया है मेरे बारे में? बताया नहीं है उससे कि उससे पहले तुम्हारा पति मैं रह चुका हूँ, मेरे साथ दिल्ली में रहती थी तुम, हम दोनों एक साथ एक घर में रहते थे। ये सब कुछ बताया नहीं है अपने इस पति को, अपने इस दूसरे पति को? विक्रम, ये सब तुम क्या बोल रहे हो? विक्रम प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। जो हो गया सो हो गया, पर अब के हालात यही हैं। मैं अपने पति से, अपने शिवम से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती और अब हमारा घर परिवार बसने जा रहा है। प्लीज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, जो हुआ उसे भूल जाओ। अब तो मेरी जिंदगी में थे, मैं भी तब तुमसे बहुत प्यार करती थी, पर जब तुम दिल्ली छोड़कर गए ना, मुझे वहाँ पर अकेला, उसी समय हमारा रिश्ता खत्म हो गया। प्लीज अब समझने की कोशिश करो, वापस से मेरी जिंदगी में आग मत लगाओ। अगर तुम्हारे बारे में मेरे घर वालों में या मेरी सास को, मेरी ननद को, मेरे पति को, किसी को भी कुछ खबर लगी ना, तो वो लोग मेरे साथ न जाने ही कैसा व्यवहार करेंगे। प्लीज विक्रम, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी जिंदगी मत बर्बाद करो। समझने की कोशिश तुम करो, तुम मेरी पत्नी हो, ऐसे कैसे मैं तुम्हें किसी और के हवाले कर दूंगा? मुझे लगा था कि मैं चाहे जहां रहूं तुम मेरा इंतजार करोगी, साल भर भी इंतजार न कर सकी मेरा। हाँ, किसी और से शादी करके अपना घर बसा लिया तुमने और मैं वहां पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। ऐसे कैसे मैं तुम्हें जाने दूंगा? तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी हो और मेरे ही साथ रहोगी। अब इसके लिए चाहे मुझे कानूनन लड़ाई लड़नी पड़े या कुछ और करना पड़े, समझी तुम? अगर खुशी खुशी मेरे पास आ जाती हो वापस तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं आती हो ना, तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारी सास को, तुम्हारी ननद को, तुम्हारे पति को सारी सच्चाई बताऊंगा। अब मैं नेता बन गया हूँ, मेरे लिए ना पुलिस वुलिस भी बहुत छोटी चीज है, समझी तुम? 1 हफ्ते का समय देकर जा रहा हूँ तुम्हें, चुपचाप से वापस मेरे पास आ जाना, समझी? अब मैं नेता बन गया हूँ। नेताजी का घर कहाँ है ये तो तुम्हें अच्छे से ही पता होगा ना? नहीं पता होगा तो किसी भी दुकान वाले से पूछ लेना, यहाँ सबको पता है। नेताजी के घर यानी अपने घर आ जाना। अरे क्या हुआ? सामान लेकर मैंने कार में भी रख दिया, चलो ना। पता नहीं कहाँ इधर देख रही हो तुम, गया मैं उधर हूँ। इधर कौन चला गया जिसे तुम देख रही हो अब तक? अरे बाबा क्या हुआ, क्या सोच रही हो? हाँ, इसे अचानक से क्या हो गया? आई थी तो इसका मूड इतना अच्छा था और अभी हो सकता है प्रेगनेंसी की वजह से शायद मूड स्विंग्स होते हैं। मुझे तो ना जाने ही क्या क्या झेलना है। अरे मैडम सुनती हो? अरे क्या हो गया तुम्हें, कुछ बोलोगी भी? ये सब आप क्या कह रही हैं? निधि 6 बजे तक अभी घर नहीं आई, वापस नहीं आई। हे भगवान, निधि कहाँ गई होगी? अपने मायके और अपने ससुराल के अलावा वो और कहाँ जा सकती है? हे भगवान, मुझे लग ही रहा था कि उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा खतरा हो गया। जमाई जी, आप जल्दी चलिए, निधि को हमें बचाना होगा। बचाना होगा? पर किससे और क्यों? आखिर बात क्या है? आप मुझे साफ साफ बताएंगी,
भाभी प्लीज अब तो कुछ मत छिपाइए, आखिर हुआ क्या है, आखिर बात क्या है, सब साफ साफ बताइए मुझे। निधि प्लीज, निधि प्लीज रुक जाओ, ये तुम क्या करने जा रही हो? निधि, क्या तुम्हें मेरे प्यार पर जरा भी भरोसा नहीं था? अगर ये सारी सच्चाई थी तो एक बार मुझसे कह कर तो देखती। मैंने तुमसे वादा किया था सारी उम्र तुम्हारा साथ दूंगा, फिर तुमने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया? निधि प्लीज वापस लौट आओ, निधि प्लीज समझने की कोशिश करो। मुझे माफ कर दीजिए शिवम जी, मैंने आपसे सच छुपाया। मैं आपके घर परिवार लायक नहीं थी शिवम जी, प्लीज मुझे हो सके तो माफ कर दीजिएगा। अरे कैसी बेवकूफ औरत है तू, अरे अपनी अकेले की जान लेकर मरती तो मरती, अपने साथ साथ में मेरा पोता पोती भी लिए जा रही है। चुपचाप से पानी से बाहर आ जा, वरना अगर मैं अंदर आई ना तो मैं तेरा वो हाल करूंगी ना कि तू समझ जाएगी, फिर तेरी अकल ठिकाने लगा दूंगी मैं। सासू में तेरी, समझी? चुपचाप से बाहर आ जा, समझी? इतनी जल्दी तुझे अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं होने दूंगी मैं। ओ भाभी प्लीज बाहर आ जाओ, हमने आपके बारे में सब कुछ जान लिया है भाभी, हम गलती हमारी ही थी। भाभी आपकी जगह कोई दूसरी लड़की भी होती तो कभी भी किसी के साथ ऐसा हो सकता है भाभी, आपके साथ जो कुछ हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है भाभी, आप बाहर आ जाओ। हम लोग आज भी आपको उतना ही प्यार उतना ही सम्मान करते हैं आपका, प्लीज भाभी बाहर आ जाओ। निधि, मैं तुम्हारे लिए कानूनी लड़ाई लड़ूंगा, मैं कोर्ट तक जाऊंगा। तुम मुझे इतना कमजोर क्यों समझती हो? हाँ, क्या मैं तुम्हें बचाने लायक नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हें अपने पास रख सकूं? इस काबिल आदमी नहीं हूँ मैं। प्लीज निधि बाहर आ जाओ वापस, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हें और अपने बच्चे को कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा, भरोसा करो निधि। कानूनी लड़ाई की अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फैसला तो यहाँ पर हो चुका है। मैं अब ये बात अच्छे से जान चुका हूँ कि जिस वक्त मैं दिल्ली छोड़कर गया था ना, उसी वक्त मैंने निधि को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। वो अब सिर्फ तुम्हारी है। निधि प्लीज मुझे माफ कर दो, आइंदा से मैं तुम्हारे और शिवम के बीच में कभी नहीं आऊंगा। वो कागजी रिश्ता जो हमारे बीच था उसे मैं कागजों से ही खत्म कर दूंगा। अब तुम सिर्फ शिवम की हो और तुम्हारा बच्चा भी तुम दोनों का प्यार की निशानी है। तुम दोनों अपना परिवार चलाओ, अच्छे से जियो, खुश रहो, मेरी बस भगवान से यही दुआ है। निधि मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और तुम अपनी जिंदगी आजादी के साथ जियो, पर प्लीज अपनी जिंदगी जियो। प्लीज निधि मुझे माफ कर दो। निधि तुम बाहर आ रही हो या मैं अंदर आऊं? अरे बहू, यही बात थी तो एक बार मुझसे तो कहकर देखती, मैं तेरी सास हूँ पर तुझे अपनी बेटी से कम नहीं समझती थी। अरे ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है, इन सब बातों में तेरी क्या गलती थी? एक बार मुझसे कह तो देखती। बेकार में मेरे पोता पोती की जान को भी तूने खतरे में डाल दिया था। आइंदा अगर ऐसी कोई हरकत की दोबारा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, हाँ समझ लेना अच्छे से। नहीं करूंगी माँ जी, नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए आप लोग। आप लोग बहुत अच्छे हैं, मेरी किस्मत सच में बहुत अच्छी है। भगवान ने मुझे इतना अच्छा ससुराल और इतना अच्छा पति दिया। मैं भगवान से दुआ करूंगी कि दुनिया की हर लड़की को मेरे जैसा ही ससुराल मिले और आप जैसे ही अच्छे लोग मिले।